12th विषय इतिहास का हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें हम आज विजयनगर के कला और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कला के क्षेत्र में हम कला के जो 3 भाग है, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले विजयनगर के शासकों ने जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रशंसनीय योगदान दिया। दक्षिणी भारत में मंदिर निर्माण शैली चरम उत्कर्ष पर थी विजयनगर के शासकों के शासनकाल में। इस शैली में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवराय द्वितीय द्वारा निर्मित हजारा मंदिर और कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित विठल स्वामी मंदिर का नाम लिया जा सकता है, जो स्थापत्य कला के जो है सर्वोत्तम उदाहरण है दोनों ही। ये मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली में ही बने। गुप्त काल के जो मंदिर थे वो नागर शैली में बने और चोल कालीन जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ नई विशेषताएं भी इसमें शामिल है। एक तो चोल कालीन मंदिरों की विशेषता है कि ये द्रविड़ शैली में बने, और इसके अलावा इसकी कुछ नई विशेषता है। सबसे पहले हर मंदिर में मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडल का निर्माण किया गया। मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप का निर्माण, ये आमतौर पर मंदिर के आंगन के बाईं ओर बनाया जाता था और इसमें अत्यंत अलंकृत स्तंभों का प्रयोग होता था। इस मंडप में देवता विवाह समारोह का त्योहार मनाया जाता था। यानी जैसे प्रत्येक मंदिर में मंडप होता है जहां उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे ही जो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जो मंदिर बनवाए उसमें एक नई विशेषता शामिल की कि उसमें जो है आंगन में कल्याण मंडप बनाया जाता था, जिसमें देवी देवताओं का विवाह समारोह का जो है त्योहार मनाया जाता था। जैसे कि हम मंदिरों में देखते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, राम सीता विवाह उत्सव, कृष्ण राधा विवाह उत्सव। तो ऐसे ही विजयनगर के शासकों के शासनकाल में भी देवताओं के विवाह समारोह मनाए जाते थे। दूसरी विशेषता थी अम्मान मंदिर के रूप में देखी जाती है। एक अतिरिक्त मंदिर था जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। तो ये विजयनगर के मंदिरों की दूसरी विशेषता है अम्मान मंदिर, यानी उसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से पूजा उस मंदिर में की जाती थी। और इसके अतिरिक्त मंदिर में प्रवेश द्वार बने थे। गोपुरम और मंदिर के स्तंभों के अलंकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। यानी दक्षिणी भारत के जितने भी मंदिर है उसमें सुंदर गोपुरम यानी जो प्रवेश द्वार होते थे मंदिरों के, और भी आगे बढ़ने के लिए उसमें मंदिरों में जो है अलंकृत गोपुरम बने होते थे, जिन्हें विभिन्न मूर्तियों से जो है सजाया जाता था। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें कांचीपुरम का एकाग्रनाथ नामक मंदिर और ताड़पत्री स्थित रामेश्वर मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्तियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ की विविध तथा जटिल सजावट विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के समूह होते थे, जिनमें पिछले पैर के बल खड़े हुए कुछ घोड़े या अलौकिक जानवरों का सर्वाधिक अंकन होता था। यानी स्तंभों की सजावट के साथ साथ स्तंभों के चारों ओर भी गोलाकार मूर्तियों से उसकी सजावट की जाती थी, जिसमें घोड़े या कुछ अन्य जानवरों का अंकन होता था। और स्तंभ और मूर्तियां सभी एक ही ठोस पत्थर को काटकर निर्मित होती थी। इसके अलावा अलंकार भी विजयनगर स्थापत्य शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। यानी विजयनगर स्थापत्य शैली की विशेषताओं में हमने पढ़ा कि जैसे मंदिर भी थे स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण, तो उसमें हमने पढ़ा कि मंदिरों में सभा मंडप तो सब मंदिरों में होते थे, लेकिन यहाँ विशेष प्रकार के जो है कल्याण मंडप भी बनाए गए। और इसके अलावा इन मंदिरों में स्तंभों का विशेष प्रयोग, गोपुरमों का विशेष प्रयोग, और इसके अलावा अलंकार जो है विजयनगर स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विजयनगर के शासकों द्वारा सांस्कृतिक जीवन को प्रोत्साहन देने के निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार विजयनगर के शासकों के द्वारा
निर्मित मंदिरों के द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने सांस्कृतिक और धर्म को प्रोत्साहन देने में कैसे अपना योगदान दिया। विजयनगर की इसी शैली को आगे चलकर मदुरा के नायकों के द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया। हजारा मंदिर जो हम्पी में स्थित है। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना, हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और हम्पी में प्रसिद्ध हजारा मंदिर बना हुआ है। विजयनगर के शासकों द्वारा अनेक महल और राजप्रासादों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से कुछ अवशेष साम्राज्य की राजधानी विजयनगर यानी वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर देखे जा सकते हैं। यानी उस समय के विजयनगर साम्राज्य के जो राजधानी थी विजयनगर, उसके अवशेष हमें वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है। इन भवनों की दीवारों पर चित्रण के सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं। हम्पी के जो भवन है वहाँ सुंदर चित्रण भी हमें दिखाई दे सकते हैं। इन भवनों की दीवारों पर चित्रण के सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये चित्रकला के उदाहरण है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें विभिन्न देशों के रहन सहन को दर्शाया गया है। चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस कला में प्रचुर मात्रा में हुआ है। कला के क्षेत्र में हम स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला सभी पढ़ते हैं। तो मूर्तिकला के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जो हजारा मंदिर थे, विठल स्वामी मंदिर थे, और इसके अलावा मंदिरों की अनेक विशेषताएं हमने पढ़ी थी। तो अब चित्रकला के क्षेत्र में देखते हैं। तब चित्रकला में भवनों और मंदिरों की दीवारों पर जो चित्र थे वो चित्रकला के अनुपम उदाहरण थे, और इसके अलावा इसमें विभिन्न देशों के रहन सहन को जो है चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया था। चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस काल में प्रचुर मात्रा में हुआ। ये मूर्तियां अधिकतर शासकों की हुआ करती थी, यानी जिन जिन शासकों ने यहाँ शासन किया उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इसी काल में प्रचुर मात्रा में हुआ। मूर्तियां अधिकतर शासकों की हुआ करती थी। इनका निर्माण पत्थरों को काटकर या कांसे को ढालकर किया जाता था। यानी मूर्तियां जो है या तो पत्थरों की बनती थी या धातुओं की बनती थी। कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियां वेंकट प्रथम या कुछ अन्य शासकों की कांसे की मूर्ति बनी है। ये विशाल मूर्तियां धातु कला में विजयनगर के कारीगरों की प्रवीणता को स्पष्ट करती है। यानी कृष्णदेव राय, उसकी पत्नी वेंकट प्रथम और अन्य कुछ शासकों की कांस्य धातु की जो मूर्तियां बनी हुई है। तो इस प्रकार धातु कला का ये उत्कृष्ट प्रमाण है। अभी हमने कला के क्षेत्र में विजयनगर का योगदान पढ़ा। अब हम संगीत के क्षेत्र में योगदान पढ़ते हैं। संगीत को भी विजयनगर के शासकों ने विशेष प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में संगीत और नृत्य की लोकप्रियता रही। कृष्णदेव के दरबार में अनेक विख्यात संगीतकार, गायक और नर्तक मौजूद थे, जिन्हें उचित सम्मान और संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि कृष्णदेव राय खुद कला और जो है साहित्य का संरक्षक था। ये प्रमाण हमने आगे देख लिया था। क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तो इस प्रकार, और इसके अलावा कृष्णदेव राय ने खुद ने तेलुगु और संस्कृत भाषा में काव्यों की रचना की। तो इस प्रकार वो खुद कला और साहित्य के संरक्षक थे। इसलिए उनके दरबार में अनेक विख्यात संगीतकार, गायक और नर्तक मौजूद थे और उन्होंने उन्हें उचित सम्मान और संरक्षण प्रदान किया था। संगीत और नृत्य संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए अनेक पुस्तकें लिखी गई। इनमें से सर्वप्रथम सायन द्वारा रचित संगीत सार है, और उसके बाद मलिनाथ संगीत विषय के लेखक थे, जिन्होंने मल्लिका अर्जुन के संरक्षण में प्रगति की। उसके पोते राय अमात्य ने राम राय के संरक्षण में स्वर मेला कला निधि की रचना की, और देवराय द्वितीय के दरबार में संगीतकार लक्ष्मी नारायण थे, जिन्होंने संगीत सर्वोदय पुस्तक की रचना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के काल में सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया का परिणाम थी,
और विजयनगर के शासकों का उद्देश्य इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना था। विजयनगर के शासकों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने दक्षिणी भारत में पूर्व काल की परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ नई सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर के शासकों ने हिंदू धर्म को और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम दक्षिण में बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव को रोककर और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ था। इसलिए विजयनगर के शासकों ने विशेष रूप से हिंदू धर्म और संस्कृति के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हमने विजयनगर के शासनकाल के बारे में और प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की।